ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 3.5 लाख लोग सड़कों पर हैं और ये क्या कर रहे हैं? ये 6 शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्टर्स की डिमांड सिर्फ एक है कि मास माइग्रेशन को बंद किया जाए। दूसरी तरफ यूके में हर दूसरे दिन किसी न किसी इमिग्रेंट के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो रही होती है। उनके घरों पे हमले हो रहे हैं, उनके घरों पे पत्थर मारे जा रहे हैं और यूके का ब्रांड एम्बेसडर इस वक्त बन चुका है एलॉन मस्क। हर दूसरे दिन एलॉन मस्क किसी लीगल इमिग्रेंट या किसी इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ कोई ना कोई ट्वीट कर रहा होता है। अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने 3.5 लाख लोगों को आइस ने पिछले 1 साल में डिपोर्ट कर दिया है। और कनाडा, जिसको हमेशा से एक पीस लविंग कंट्री कहते थे कि दूर बैठा है, सुकून से बैठा है, तो कनाडा में जब साउथ एशियंस गए, इंडियंस गए, पाकिस्तानीज गए, तो वही पीस लविंग कंट्री अब लोगों को कहता है कि लीव कनाडा, वी डोंट वांट यू हियर। The more we accept the duty and responsibility we have as individual Canadians to stand up and defend what is ours, the closer we will be to taking back Canada from the corrupt powers that possess it. There's no housing. There's nowhere for them to go. So what are you bringing them here for? Our young Canadians that are looking for jobs are struggling so hard right now. We need to show them that if you want to get in power, you need to put Canadians first and you need to put what Canadians care about first. I'm for our people and our country first. कितनी ऐसी वीडियोस आई हैं पूरी दुनिया में इस वक्त इमिग्रेंट्स के खिलाफ इतनी कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं, स्पेशली 5 अंग्रेजी बोलने वाले मुल्कों में, यूएसए में, यूके में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी का तो अलग ही हाल है। अब ये सारा इमिग्रेशन का ड्रॉप सीन है क्या? ऐसे में इमिग्रेशन में आपको क्या क्या मसाइल आएंगे और ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 years इमिग्रेशन की कहानी किस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। कुछ चीज़ों का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ लीजिए। दुनिया हमेशा से फ्री टू गो, फ्री टू रोम, फ्री टू मूव एरिया हुआ करती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया में पासपोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुए। इनिशियली जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रांस और यूके की कार्रवाइयों से पासपोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुए, वो एक सिर्फ लेटर ऑफ इशुएंस होता था कि ये इंसान हमारे मुल्क में आ सकता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व हुआ तो प्रॉपर पासपोर्ट्स के साथ साथ वीज़ास का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब जंग अजीम 1 में, जंग अजीम 2 में दुनिया में आबादी बहुत ज़्यादा मर चुकी थी, वेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लॉस हो चुका था, देन दे रियलाइज कि हमने अब दोबारा रीबिल्ड करना है। 1945 के बाद जंग अजीम ख़त्म हो गई है, अब हमें अपने मुल्कों को तरक्की देनी है, बट हमें वर्कर्स की ज़रूरत है। क्या हमारे लोग काम करने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। 1940 में रॉल्फ प्रेबिश ने और हैंस सेंगर ने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी। वो थ्योरी ये कहती है कि जैसे आप ज़िंदगी में तरक्की करती हैं कौमें, तो उनमें कुछ बुराइयां भी पैदा हो जाती हैं, कुछ आराम तलबी भी पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ज़िंदगी में तरक्की करूंगा, अल्लाह करे और भी तरक्की करूं, लेकिन अगर तरक्की करता रहूंगा तो मेरी कोशिश होगी कोई इंसान मेरी कॉल्स मिला दिया करे, कोई आदमी मेरी चाय बना दिया करे, बिकॉज आई एम अ बिजी मैन, मेरे पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जब कौमें तरक्की करती हैं तो उनमें कुछ आराम तलबी, कुछ काम चोरी, या यूँ कह लीजिए कि कुछ बुराइयाँ पैदा होती हैं। पहली बुराई, ये दोनों राइटर्स कहते हैं, ये कहते हैं कि पहली बुराई ये पैदा होती है कि इनकी कौम की जो यूथ है वो कहती है कि हमने तालीम नहीं हासिल करनी, सरकार बगैर तालीम के मुल्क चलाए, हमें तालीम नहीं हासिल करनी, हम पढ़ना नहीं चाहते। अब अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल कैसे डेवलप होगा? दूसरी बुराई इनमें क्या पैदा होती है कि हम फौज में नहीं जाना चाहते, हमें मरना नहीं है, हमें जिंदगी से प्यार है। योलो, यू ओनली लिव वंस, ये टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं। सो अगर जिंदगी से प्यार है, फौज में नहीं जाएंगे तो हमारे मुल्कों का डिफेंस कैसे चलेगा? वेस्ट इस परेशानी में बैठ गया। और तीसरी बुराई में ये पैदा होती है कि ये कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हमें बेरोजगारी अलाउंस दो, हम घर बैठना चाहते हैं, काम के बारे में हमें मत पूछा करो। तो अगर काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी? इसी को रॉल्फ प्रेबिश और हैंस सेंगर कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी में कि ये ग्लोबल इकोनॉमिक इम्बैलेंस है। अब ये जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है किस तरीके से सही हो सकता है कि आप दुनिया के गरीब ममालिक से लोगों को लेकर आएं जो पढ़े लिखे हों, ताकि वो आए, मज़ीद तालीम हासिल करें और हमारे मुल्क में काम भी करें, हमारे मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट भी करें, टैक्सेस भी पे करें। तो सिलसिला क्या होगा?
सिलसिला इमिग्रेशन का होगा। इमिग्रेंट्स आएंगे, वो आपके मुल्क में काम भी करेंगे, वो आपकी फोर्सेस भी चलाएंगे, वो आपके मुल्क में इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी लेकर आएंगे। और यही सिलसिला आपने देखा 1950 से लेकर 1970 के दरमियान 10 लाख पाकिस्तानी, बंगालीज, इंडियंस यूके गए और जाकर क्या किया, फैक्ट्रीज में काम किया, हाउसिंग सेक्टर में ज्वाइन किया, घरों की कंस्ट्रक्शन की, बिजनेसेस बनाए। उन्होंने यूके की इकोनॉमी को इस काबिल बनाया कि यूके की इकोनॉमी 1980 आते आते 3% जीडीपी की ग्रोथ देने लगी। इतना कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, इतना कंट्रीब्यूट किया कि आज एनएचएस को देखें तो 25% एनएचएस की यूके में वर्कफोर्स साउथ एशियंस की है। आज यूके में 12,000 रेस्टोरेंट्स चलाते हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से, कोल एंड माइन इंडस्ट्री से बड़े यूके के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं जो आज साउथ एशियंस चलाते हैं। आज अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर $1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द जीडीपी। इनको भी पता है, वेस्ट को बड़े अच्छे से मालूम है कि हमारे यहाँ लेबर की शॉर्टेज है और कोविड के बाद बहुत अमवात हुई है वेस्ट के अंदर, जितनी शायद रिपोर्ट नहीं हुई। और उसके बाद आज वर्कफोर्स चाहिए 2030 तक। एंड राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, वी आर सिटिंग इन 2025। 2030 तक जर्मनी को 50 लाख लोग चाहिए। जापान की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है। इटली को अर्जेंटली 10,000 नर्सेज की जरूरत है। तो जब इनको भी पता है कि इमिग्रेशन इनके लिए इतनी ज़रूरी है, तो फिर सवाल बनता है कि आज कनाडा में मुजाहरे क्यों हो रहे हैं, आज यूएस में मुजाहरे क्यों हो रहे हैं, आज ये प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलिया में क्यों हो रहे हैं, आज हर तरफ इमिग्रेंट्स के खिलाफ इतनी भड़क, इतनी नफरत, इतने मसाइल क्यों हैं? उसका रीज़न क्या है, आइए समझते हैं। आज दुनिया में डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन कौन चाहता है? इस वक्त अगर मैं बात करूं जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन चाहता है चाइना और रशिया, और सबसे कम ग्लोबलाइजेशन चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट। वजह क्या है? वजह यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का एक गुबार आया पिछले 30 सालों में, तो अमेरिका से कॉल सेंटर्स उठे और अमेरिका ने वो जॉब आउटसोर्स कर दी इंडियंस को। अमेरिका ने टेक्सटाइल का अपना काम दे दिया पाकिस्तान को। अमेरिका ने सूती कपड़े का काम दे दिया बांग्लादेश को। आईफोन ने अपने फ़ोन उठाकर दे दिए चाइना को बनाने के लिए। सो पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई। लेकिन अब जो दुनिया में चल रहा है ना, अब दुनिया में चल रही है डी ग्लोबलाइजेशन, कि हर मुल्क अपने रिसोर्सेज को वापस लेना चाहता है। वी डोंट वांट टू आउटसोर्स, बीइंग द यूएस, अगर मैं यूएस बन के बात करूं, वी डोंट वांट टू आउटसोर्स आवर जॉब्स टू इंडिया, वी डोंट वांट टू आउटसोर्स आवर फैक्ट्रीज टू चाइना। हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, वी नीड ऑल दोज रिसोर्सेज बैक। तो इसका पहला स्टेप इस साल आपने क्या देखा? पहला स्टेप आपने देखा टैरिफ्स इम्पोज कर दिए गए और पूरी दुनिया में टैरिफ इम्पोज करके अपनी फैक्ट्रीज को वापस लाने की कोशिश की गई। और दूसरा तरीक़ाकार वो आपने देखा आर्म ट्विस्टिंग, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना मक्कू ठप देना। तो ट्रंप ने कितना अच्छा मक्कू ठप दिया है एप्पल का, टिम कुक का। और क्या किया? आर्म ट्विस्टिंग की कि हमें इंडिया में फैक्ट्रीज नहीं चाहिए, हम चाहते हैं एप्पल की फैक्ट्री वापस आए। और वो वापस ले आए। फिर उन्होंने तकरीर में अनाउंस भी किया हम फैक्ट्री की वापस ला रहे हैं, इंडिया में नहीं चाहते प्रेसिडेंट, तो हम इंडिया में फैक्ट्रीज नहीं रखते। सो आर्म ट्विस्टिंग करके अपनी फैक्ट्रीज को वापस लेकर आए ताकि अपने लोगों को काम मिले। यानी इन अदर वर्ड्स दे आर ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक वोटर। इस वक्त अगर आप कनाडा देखें, यूके देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, यूनाइटेड स्टेट्स देखें, तो डोमेस्टिक वोटर के बड़े मसाइल हैं। नंबर 1 हाउसिंग क्राइसिस है, लोगों को घर नहीं मिल रहे। कनाडा में तो आप घर रेंट पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। देयर आर सो मेनी केसेस गोइंग ऑन जहां पर लड़कियां सेक्स फॉर रेंट पे आ चुकी हैं, यानी प्रोस्टिट्यूशन कर लेंगी, रेंट नहीं पे किए जा सकते। सो आज अगर ये हाल हो गया तो हाउसिंग क्राइसिस बहुत बड़ा। Along with that हाउसिंग क्राइसिस के the other thing that you need to note down वो ये है कि आज इनकी पब्लिक सर्विसेज चोक कर गई हैं। इनके पास सिस्टम नहीं है सिस्टम चलाने के लिए। एनएचएस यूके का फेल हो गया। डोमेस्टिक वर्कर को प्रायोरिटाइज करना है। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी स्पीड से दुनिया में छा गया है। एआई के आने के बाद ह्यूमनॉइड्स आर जस्ट ऑन द कॉर्नर। जब ह्यूमनॉइड्स आएंगे, एआई आएगा, तो बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस मजीद होंगे। जब ये जॉब लॉसेस होंगे, एक दफ़ा अपने आप को वेस्ट की पोजीशन में रख के देखें।
अगर आप वेस्ट के लीडर होंगे तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे कि सबसे पहले तो वो नौकरियां जो बाहर जा चुकी हैं हमें वापस चाहिए, हमें फैक्ट्रीज वापस चाहिए चाइना से भी, हमें एप्पल की फैक्ट्री वापस चाहिए इंडिया से भी, हमें कॉल सेंटर्स वापस चाहिए, हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमें डी ग्लोबलाइजेशन करनी है, ताकि जितनी ज़्यादा नौकरियां होंगी हमारे लोग उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, बेरोजगार नहीं होंगे। उसके बाद जब एआई आएगा तो कुछ बेरोजगारी होगी, दैट इज फाइन, दैट इज एडजस्टेबल, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन पहले ही नौकरियां मुल्क से बाहर हों तो वो तो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो आज वेस्ट अपनी नौकरियों को वापस ला रहा है। सो दिस इन शॉर्ट इज डी ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे में आप क्या देखेंगे? ऐसे में आप ये देखेंगे कि वो मुल्क यूनाइटेड किंगडम जो हमेशा से असाइलम सीकर्स के लिए बाहें फैला के बैठे होते थे, आज उन्होंने बंद कर दिया असाइलम सीकर्स का रास्ता कि मजीद नहीं चाहिए। आज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे नहीं दे रहे हैं वीज़े, पॉलिसीज़ बदल रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ जल्दी बदलेंगी, कुछ देर से बदलेंगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 years आप ये देखेंगे कि दुनिया में इमिग्रेशन के उसूल मज़ीद सख्त हो जाएंगे। दुनिया में इमिग्रेशन आसान नहीं होगी, बट प्रॉबली थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ मिलेगा आफ्टर 4 to 5 years, जब दुनिया की जो पॉलिटिकल कंसर्न्स है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में कोई एक और पॉलिटिकल पार्टी है, AFG लगी हुई है जर्मनी में, एंड देयर अगेंस्ट द इमिग्रेंट्स, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे आर ट्राइंग टू बी इन द पावर। सो आपने करना क्या है? अगले 4 से 5 साल अगर आप जाने के मूड में हैं तो इमिग्रेशन मेरी नज़र में थोड़ी मुश्किल होगी, चांस मिलता है चले जाइएगा, बट प्रॉबेबली फॉर द मासेस, सबकी बात करें जेनेरिकली तो इमिग्रेशन मुश्किल होगी। इस वक्त जो इमिग्रेशन होगी अगले 4 से 5 साल आप ये देखेंगे कि ये जो इमिग्रेशन होगी कि बड़ी स्पेसिफिक और बड़ी टारगेटेड इमिग्रेशन होगी कि इतने वर्कर चाहिए, 500 वर्कर चाहिए इस कैटेगरी में इस मुल्क से। बहुत टारगेटेड इमिग्रेशन होगी, ओवरऑल मासेस के लिए इमिग्रेशन नहीं होगी। और चांस मिलता है तो चले जाना, नहीं मिलता तो 4 से 5 साल का एक मुश्किल पीरियड आएगा, एंड प्रॉबेबली थिंग्स विल बिकम मच ईजियर आफ्टरवर्ड्स। इकबाल ने कहा था ना कि दयार मगरिब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुका नहीं है, दयार मगरिब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुका नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वही ज़रे कम अयार होगा, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा।